नमस्कार। इस नए पाठ्यक्रम शिक्षा की संरचना और प्रबंधन में आप सबका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये पाठ्यक्रम आपको रुचिकर लगेगा और भारत में शिक्षा संबंधी ढांचा और उसके प्रबंधन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सब के उत्तर आपको इस पाठ्यक्रम द्वारा मिल जाएंगे। तो इसका पहला प्रकरण जो है वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उसके प्रमुख शब्द। इस प्रकरण के अध्ययन के बाद आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अर्थ बता पाएंगे, उसमें आए प्रमुख शब्दों की व्याख्या कर पाएंगे और उनमें निहित शैक्षिक निहितार्थों को भी बता पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के विषय की। ब्रिटिश शासन की त्रासदियों को झेलने के बाद जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश के सामने कई समस्याएं थीं, जैसे आज़ाद देश आज़ाद भारत कैसा होगा, बंटवारे के बाद देश में आपसी भाईचारा और सौहार्द कैसे बनाए रखा जाएगा, भावी पीढ़ी कैसी होगी, हम अपने नागरिकों को किस प्रकार तैयार करेंगे कि वो एक जिम्मेदार नागरिक बने और एक समाज कल्याणकारी समाज की स्थापना करें और देश को विकास के रास्ते पर ले जाएं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें हमारे संविधान से मिलते हैं जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हमारे संविधान के 25 भाग हैं, जिसमें उन भागों के सहित उसमें प्रस्तावना भी रखी गई है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्वतंत्र भारत की आत्मा है, क्योंकि प्रस्तावना में हमारे मूल आदर्श और मुख्य मूल्यों का उल्लेख किया गया है। संविधान की प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी कहते हैं, जिसका अर्थ है संविधान का परिचय अथवा भूमिका। पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर यह उद्देशिका आधारित है और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे नए शब्दों को सम्मिलित किया गया था। तो कृपया ध्यान दीजिए कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को सम्मिलित किया गया था। हमारी प्रस्तावना के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य लोकतांत्रिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना करना है। तो प्रस्तावना में उल्लेखित मुख्य शब्दों को हम पढ़ते हैं। ये स्वरूप है हमारी प्रस्तावना का कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो इसमें जो भी प्रमुख शब्द हैं उनको बोल्ड करके दिखाया गया है, तो उनको हम एक एक करके उनका अर्थ समझेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है हम भारत के लोग। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है तथा भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु हैं, यानी हमारे देश में हमारी जो जनता है, भारत के जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनका स्थान सर्वोच्च है। अतः
भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं वही संविधान का आधार हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। अगला शब्द है संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ है कि भारत के ऊपर कोई और शक्ति नहीं है, ना ही हमारा देश किसी देश का डोमिनियन है। यानी हमारे देश के ऊपर किसी और देश का कोई राज नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है। भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही उसके अंदरूनी या बाहर किसी भी प्रकार के मामले हों उनमें कोई भी देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का निस्तारण करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। तो ये संप्रभुता कहलाती है। उसके बाद समाजवादी शब्द की हम व्याख्या करते हैं। ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों, पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य हो। यानी हमारा संविधान ये कहता है कि समाज में जो भी साधन हैं उनके उत्पादन को लेकर के, उनके बंटवारे को लेकर के किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार नहीं होगा, उस पर सार्वजनिक स्वामित्व होगा और नियंत्रण भी होगा उसके वितरण में, ताकि समाज में सभी वर्गों को एक समतुल्य सामंजस्य के अनुसार सभी वस्तुओं की प्राप्ति हो। अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष। यह शब्द जैसे आपको मैंने शुरू में बताया था कि बाद में 42वें संशोधन में इसको लिया गया है, तो संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 में ये शब्द जोड़े गया। इसका अर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं। अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। इसका अर्थ है कि हमारे देश में कोई राजधर्म नहीं है। हमारे यहाँ के नागरिक किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसके अनुयायी हो सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं। उसको हमारा संविधान ऐसा करने से नहीं रोकता। तो इस तरीके से हमारा राष्ट्र एक पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। अगला शब्द है लोकतांत्रिक। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बृहद रूप से किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। और हमारे लोकतांत्रिक राज्य के कुछ ये लक्षण हैं। मुख्य लक्षण वयस्क मताधिकार, यानी जो भी 18 वर्ष से ऊपर की आयु के हमारे देश के नागरिक हैं उनको मत देने का अधिकार है। सामाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, यानी हमारे देश में कानून सर्वोच्च है। न्यायपालिका जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र है। भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं। इसके पश्चात का जो शब्द है वो है गणतंत्र। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्रीय गणतंत्र को अपनाया गया है। अब गणतंत्र का अर्थ ये है कि हमारे देश के जो राज्य के प्रमुख होंगे वो चुन कर आएंगे। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए वो चुनाव द्वारा ही अपने स्थान में आएंगे। यानी कोई राजवंशीय व्यक्ति जो है वो हमारे राज्य का प्रमुख नहीं बनेगा, चुनकर ही आएगा। इसलिए हमारा देश गणतंत्र कहलाता है। इसमें दो और बातें शामिल हैं कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में होती है और किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होती है। इसलिए हर सार्वजनिक कार्यकाल बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए हमेशा खुला रहता है। हम किसी भी सार्वजनिक कार्यालय में जाकर के बिना किसी भेदभाव के अपना कार्य करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं संविधान के प्रमुख मूल्य। हमारे संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये चार मूल अधिकार या मूल मूल्य या आदर्श हम कह सकते हैं सम्मिलित किए गए हैं। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद समाज में सामाजिक असमानताओं, आर्थिक विषमताओं और
राजनीतिक जो विशेषाधिकार थे उन्हें समाप्त करना ज़रूरी था। तो हमारे संविधान ने ऐसी व्यवस्था की कि कानून के सामने हर नागरिक जो है वो बराबर है, उसमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता। अब यहाँ न्याय का मतलब सिर्फ अदालत द्वारा न्याय प्राप्त करना नहीं है। न्याय को 3 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया और हर एक को बहुत सुंदर तरीके से परिभाषित किया गया है, उसकी व्याख्या की गई है। सबसे पहले है न्याय के अंदर सामाजिक न्याय। हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व हमारे समाज में अनेकों बुराइयां थीं, जैसे जाति पाति का होना, स्त्रियों की दशा भी बहुत दीनहीन थी, उन्हें पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, सती प्रथा जैसी कुरीतियों का सामना करना पड़ता था। धार्मिक कट्टरपंथी थे, ऊंची जातियां नीची जातियों पर अत्याचार करती थीं और अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता का बोलबाला था। हमारे समाज में ये चीज़ें चरम पर थीं। तो संविधान निर्माता जो थे उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में ये बात बहुत अच्छे से थी कि हमें आज़ाद भारत में ये सारी सामाजिक बुराइयों को दूर करना है। तो संविधान बनाते समय उन्होंने इन सब सामाजिक कुरीतियों को ध्यान में रखा और इनको दूर करने के लिए व्यवस्था बनाई। सामाजिक न्याय के अनुसार हमारे देश का हर नागरिक जो है वो बराबर है, उसके साथ उसकी जाति, प्रजाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान या रहने के स्थान किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी को आगे बढ़ने के और अपने जीवन को विकसित करने के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। राज्यों को ये निर्देश है कि वो अपने किसी भी नागरिक के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव ना करे। सार्वजनिक स्थलों पर हम किसी को जाने से नहीं रोक सकते। कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, देश के किसी भी भाग में जा सकता है, वहाँ जाकर के किसी भी प्रकार का कार्य और व्यवसाय कर सकता है, वहाँ ज़मीन खरीद सकता है और रह सकता है। तो इसके हिसाब से अगर हम इसका शैक्षिक निहितार्थ देखते हैं तो इसका अर्थ ये है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करे जहाँ हर व्यक्ति, हर नागरिक जो है वो जा सके। हर नागरिक के लिए उन शिक्षण संस्थानों के द्वार खुले हों, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव ना हो और कोई भी शिक्षण संस्थान जो है वो अपने धर्म विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए कार्य ना करे या सिर्फ उन्हें ही प्रवेश ना दे। समाज में जितने भी लोग रहते हैं वो सभी शिक्षण संस्थानों में जा कर के पढ़ाई कर सकें। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद अगला जो न्याय का स्वरूप है वो है राजनीतिक न्याय। एक लोकतांत्रिक देश में ये न्याय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो न्याय है जो हमें वोट देने का अधिकार दिलाता है। हमारे देश में व्यवस्था की गई है कि हमारे देश का हर नागरिक बिना किसी भेदभाव के, यदि वो सामान्य है, किसी अपराध में मुलजिम नहीं है, तो वो 18 वर्ष की आयु से ऊपर है तो अपने मत का उपयोग करके अपने लिए लोकसभा और राज्यसभा में अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि चुन सकता है। तो ये राजनीतिक न्याय है जिसमें हमें पूरा अधिकार है कि हम वोट दे सकते हैं, हम चुनाव लड़ भी सकते हैं, हम अपनी राजनीतिक पार्टी भी बना सकते हैं और इस तरीके से हम वोट के द्वारा जब हमारे प्रतिनिधि चुन करके लोकसभा या राज्यसभा में जाते हैं तो वो हमारे लिए विभिन्न कानून बनाते हैं और विभिन्न कार्य हमारे लिए करते हैं। तो इस तरीके से वो हमारे प्रतिनिधि होते हैं। तो हमें शिक्षा के द्वारा क्या करना है कि ऐसे नागरिक तैयार करने हैं जो अपने इस अधिकार का ठीक से उपयोग कर सके। क्योंकि कई बार देखने में आता है कि जो अशिक्षित लोग हैं समाज में या जो पिछड़े लोग हैं वो विभिन्न पार्टियों द्वारा लोभ में आ जाते हैं या उन्हें समझ नहीं होती कि उन्हें किसको वोट देना चाहिए, तो वो अपने राजनीतिक अधिकार का ठीक से उपयोग नहीं कर पाते। तो ये हम शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि हम ऐसे नागरिक तैयार करें कि वो अपने वोट का ठीक से उपयोग कर सकें, सही व्यक्ति को चुन कर के अपना प्रतिनिधि बनाएं, उनमें ये समझ
आनी चाहिए, होनी चाहिए। तीसरा न्याय है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को संपत्ति खरीदने, रखने, उपयोग में लाने का अधिकार है। अपनी पसंद से व्यवसाय चुनने का अधिकार है। राज्य सरकार किसी भी नागरिक को बाध्य नहीं कर सकती किसी भी व्यवसाय में आने के लिए या किसी भी नौकरी में आने के लिए। ये अधिकार सिर्फ सरकार के पास ही है कि वो किसी आपातकालीन स्थिति में, जैसे युद्ध की स्थिति में जो है वो बाध्य कर सकता है लोगों को सैन्य बल में आने के लिए या युद्ध में सहयोग देने के लिए। तो इसलिए भारत का हर नागरिक जो है वो बिल्कुल आज़ाद है आर्थिक न्याय को प्राप्त करने के लिए। अब इसमें शैक्षिक निहितार्थ क्या है? वो ये है कि हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था की स्थापना करें, ऐसे शिक्षण संस्थान बनाएं जो विद्यार्थियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में सफल हों। उन्हें विभिन्न विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक प्रशिक्षण हम प्रदान करें और उन्हें हम इस लायक बना दें कि जब वो शिक्षा पूरी करके बाहर निकलें तो वो अपने लिए सही व्यवसाय का चुनाव कर सकें और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। तो ये हमारे संविधान का पहला मूल मूल्य है न्याय, जिसमें 3 आयाम हैं: सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। इसके बाद दूसरा मूल अधिकार आता है स्वतंत्रता। हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें पूरी स्वतंत्रता है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और उसका पालन कर सकते हैं। हम विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं, ये भी हमारे पास स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है, क्योंकि यदि मेरे पास स्वतंत्रता है कि मैं अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता हूँ, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरे विचारों से समाज में किसी प्रकार की कटुता पैदा हो या मेरे विचारों की अभिव्यक्ति से किसी को कोई चोट पहुँचे। तो इस वजह से स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो कुछ सीमाओं में के भीतर ही हम प्रयोग कर सकते हैं, जिससे दूसरे को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि मेरे लिए जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ज़रूरी नहीं है वो दूसरे को फ़ायदा पहुंचाए या उसके लिए भी वो उतना ही अच्छा हो, वो दूसरे को परेशानी में भी डाल सकता है। तो हमें सबकी स्वतंत्रता का ध्यान रखना है। स्वतंत्रता का अधिकार हमें विकास के लिए अवसर प्रदान करता है, क्योंकि अगर स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होगा तो व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास भी नहीं होगा। हमें अपने विचारों को, अपने विश्वास को, अपने धर्म की उपासना के लिए ये सारी स्वतंत्रताएं चाहिए ताकि हमारा व्यक्तित्व जो है वो पूर्ण रूप से विकसित हो सके। उसके बाद बात करते हैं समता या समानता की। हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान की गई है हमारे संविधान के अनुसार, यानी प्रत्येक नागरिक को समान अवसर और समान स्थितियों के लिए समान अवसर प्रदान करना हमारे संविधान का उद्देश्य है, जो हमारी प्रस्तावना में लिखा गया है। समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, यानी हमारे समाज में कोई भी ऐसा वर्ग नहीं होगा जिसको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हो, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं होगा। देश का हर नागरिक जो है उसको समान अधिकार प्राप्त होंगे और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने का उपबंध हमारा संविधान करता है। तो ये समानता की बात है और इस विषय में हम पीछे सामाजिक न्याय के अंतर्गत काफ़ी बातें कर चुके हैं कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक बिना किसी भेदभाव के देश में कहीं भी जा सकता है, अपनी पसंद से धर्म का पालन कर सकता है, अपनी पसंद का व्यवसाय चुन सकता है, पढ़ाई कर सकता है, तो उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। बस बात है तो ये है कि हमें शिक्षा ऐसी देनी है, अपने नागरिकों को ऐसा तैयार करना है कि वो भारत को एक प्रगतिशील देश बना सकें। उसके बाद आगे जो अगला शब्द आता है वो है बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की
भावना और प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अपनी स्वतंत्रता को पाने के लिए मैं किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकती, तो मुझे दूसरे व्यक्तियों का भी सम्मान करना है, मुझे दूसरे व्यक्ति के धर्म का भी सम्मान करना है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें, वो है देश की अखंडता और एकता को बनाए रखना, क्योंकि मुझे कुछ भी ऐसा नहीं करना स्वतंत्रता के नाम पर जो मेरे देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाए। तो ये बंधुत्व का अर्थ है। मौलिक कर्तव्य में भी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने की बात की गई है। अंतिम पंक्तियों में लिखा है एतत् द्वारा। एतत् यानी हमारा देश, यानी इस देश से संबंध रखने वाला ये जो लेख है, ये जो पुस्तक है, ये जो संविधान है, उसको मैं क्या करती हूँ, अंगीकृत करती हूँ। मैंने इसको अपनाया, स्वीकृत किया। अधिनियमित और आत्मर्पित। अधिनियमित का अर्थ है अधिकारों का संवैधानिक वचन। राज्य द्वारा उल्लंघन किए जाने से वह संरक्षण जो संविधान सुस्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है, यानी हमारा उद्देशिका जो है, संविधान की उद्देशिका, वो हमारे अधिकारों का संवैधानिक वचन देती है कि अगर किसी भी अधिकार का हनन होता है तो संविधान उसको संरक्षण प्रदान करता है और इसके प्रति हम अपने आप को आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये आज का हमारा विषय था, जिसमें हमने देखा कि भारतीय प्रस्तावना के अंतर्गत आए हुए मुख्य शब्द, उनका अर्थ क्या है, उनका शैक्षिक निहितार्थ क्या है। हमें हर एक मूल अधिकार को समझना होगा, उसका पालन करना होगा। और हमारा संविधान जो है वो शिक्षकों और प्रशासकों के लिए दो जिम्मेदारियां तय करता है। शिक्षकों का कर्तव्य है कि वो ऐसे भावी नागरिक शिक्षा द्वारा तैयार करें जो इन मूल अधिकारों को सीखकर, समझकर अपने व्यवहार में ला पाएँ। और प्रशासकों का यह कार्य है यह सुनिश्चित करना कि सबको शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हों। भारत में कोई भी बच्चा बिना शिक्षा के ना रहे, कोई भी नागरिक शिक्षा से वंचित ना रहे। इसके लिए उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि भारत के छोटे से छोटे स्थान पर भी विद्यालय और शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। धन्यवाद।